नमस्कार। आज हम सीबीएसई और आरबीएसई की क्लास में एक नए टॉपिक की ओर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमारा प्यारा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं सिविल कोड को। सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, 1804 में ये आया था। इसको नेपोलियनिक कोड 1804 भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है सिविल कोड। दिस कोड इज नोन एज द सिविल कोड ऑफ 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all privilege based on birth। इसमें सबसे पहला प्रोविजन ये किया गया कि सभी प्रकार के विशेषाधिकार, यानी जो जन्म के अधिकार हैं, जन्म से जो मिले हुए अधिकार हैं, इस तरह के सभी प्रकार के जो अधिकार हैं उनको खत्म कर दिया जाए। एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून के सामने सभी को बराबर मान्यता रहेगी। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और इसमें सबसे बड़ा जो यहाँ प्रोविजन किया गया है वो किया गया है प्रॉपर्टी के अधिकार को लेकर, यानी यहाँ पे अधिकार दे दिए गए हैं कुछ जो पुरानी मान्यताएं थी। यानी मोनार्कियल रूल के अंदर भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन देखे गए, जो कि एक नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड के अंदर सबसे बड़ा अपने देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोविजन जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि प्रिविलेज जितने भी थे बेस्ड ऑन बर्थ, वो सब जो है वो खत्म कर दिए गए, यानी आज से ये नहीं रहेंगे। नेपोलियन कोड में ये व्यवस्था कर दी गई। और ये कहाँ लागू हुआ? ये फ्रेंच कंट्रोल जो टेरिटरीज थी, जहां से नेपोलियन रूल कर रहा था, उन सभी टेरिटरीज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इक्वलिटी बिफोर द लॉ रहेगा एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जितने भी टेरिटरीज और रीजन्स आते हैं उन सभी में इसको लागू कर दिया गया। इन द डच रिपब्लिक, और डच रिपब्लिक जहां पे हम कह सकते हैं कि डच गणराज्य का कुछ क्षेत्र है, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के अंदर, ये सारे के सारे टेरिटरी और रीजन्स जो हैं वो फ्रेंच कंट्रोल के अंदर आते थे। या हम कह सकते हैं कि नेपोलियन जो है वो यहाँ से अपना रूल कर रहा था इन सभी टेरिटरीज के अंदर। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इसके अलावा नेपोलियन ने सबसे बड़ा काम यहाँ पे क्या किया? प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सिंप्लीफाइड कर दिया, यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जितना भी प्रशासन का कंट्रोल है उसको इसने ईजी कर दिया, आसान कर दिया। एबोलिश द फेड्यूल सिस्टम, जो भी सामंती प्रथा है उसको इन्होंने खत्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट्स, जितने भी काश्तकार थे उनको सर्फडम से, यानी सर्फडम का मतलब होता है दास्ता, या आप कह सकते हैं इसको गुलामी, गुलामी जो भी थी उनसे इसको खत्म कर दिया। और जिसका कोई भी मेमोरियल ड्यूज था, यानी बाकी था, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स वगैरह, सेस वगैरह जिसका भी बाकी था, वो सब माफ कर दिए गए। इन द टाउन्स टू, इसके अलावा शहरों और कस्बों के अंदर भी नेपोलियनिक कोड को अच्छे से लागू किया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यानी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या थे कि ट्रेड यूनियन बनाने के ऊपर, जो भी इनके यहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाना, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाना जो है वो लीगली यहाँ पे लागू नहीं था, एनफोर्स नहीं था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर लगे हुए सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए, सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर दिया गया, यानी ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और ऊपर लागू किए गए सभी प्रोविजन जब अच्छे होंगे तो नेपोलियन को लगा कि वहाँ की आबादी, जनता जो है वो अच्छे से इसको एंजॉय कर पाएगी और उनको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे और ज़्यादा वो अच्छे तरीके से मोनार्कियल रूल को, या हम कह सकते हैं कि मोनार्कियल पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। इससे वो रिपब्लिकन सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की तरफ नहीं भागेंगे। तो नेपोलियन का सबसे बड़ा आइडिया जो है वो यही था, क्योंकि फ्रेंच टेरिटरीज के अंदर और फ्रांस के अंदर 1789 से क्रांति जो चल रही थी, रेवोल्यूशन जो चल रही थी, इसके अलावा जो यूरोपियन नेशन स्ट्रगल कर रहे थे, तो इसके बीच में ये एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है जिसको सिविल कोड 1804 का नाम दिया गया है। पीजेंट्स, काश्तकार, आर्टिसन, जितने भी प्रकार के कलाकार हैं, वर्कर्स, काम करने वाले हैं, और न्यू बिजनेसमैन, और जो नए नए बिजनेसमैन हैं उनको कुछ नए राइट्स जो हैं वो मिल गए, यानी उनको भी यहाँ पे नेपोलियन ने ध्यान रखा। एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम, उनको भी एक नई तरह की फ्रीडम जो है वो दी गई है। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws standardize weight and measures। सबसे बड़ा यहाँ पे ये भी एक बड़ा फैक्टर है, वेट एंड मेजर्स। वेट एंड मेजर्स का क्या रोल रहेगा कि आप जब कभी भी किसी भी रीजन्स या टेरिटरीज के अंदर ट्रेड करने जाएंगे, यानी व्यापार करने जाएंगे, तो अलग अलग रीजन्स और टेरिटरीज का ट्रेड करने का जो सिस्टम है वो अलग अलग रहेगा। उसके क्या कारण थे कि एक तो
नाप तोल की व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि मापने की जो व्यवस्था है, या कह सकते हैं कि नाप तोल या फिर आपके माप जो हैं वो अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग थे। इन सब व्यवस्थाओं को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने वेट एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया, यूनिफॉर्म लॉज लागू कर दिए गए, यानी कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा रहेगा और एक समान कानून व्यवस्था की पालना सबको करनी पड़ेगी। कोई यहाँ पे रिच पुअर का मैटर नहीं रहेगा, और किसी भी प्रकार के अगर प्रिविलेज बेस्ड कोई राइट है तो वो सभी खत्म कर दिए गए। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, एक नेशनल करेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अलग अलग रीजन्स और टेरिटरीज के अंदर जितने भी स्टेट्स थे, जो भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर आते थे, जो भी स्टेट्स थे यहाँ पे, उन सभी स्टेट्स की करेंसी अलग अलग थी, जैसे कि हम अपने इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन में देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉमन करेंसी जो है उसको लागू कर दिया। इस करेंसी की व्यवस्था क्या रहेगी, सभी के लिए एक जैसी करेंसी रहेगी, इससे ट्रेड भी अच्छा होगा, वेट एंड मेजर को स्टैंडर्ड कर दिया, और नेशनल करेंसी को वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट, जिससे क्या होगा, सभी लोगों को ट्रेड करना और मूवमेंट करना इजी रहेगा। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा कारण जो है वो फैक्टर जो है वो देखने को क्या मिलेगा, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और कैपिटल को एक्सचेंज करते हैं। बार्टर सिस्टम जो है वो भी अच्छा रहेगा, और बार्टर सिस्टम की अगर जरूरत नहीं है तो करेंसी बेस्ड जितना भी ट्रेड होता है वो भी अच्छा रहेगा। एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेडर को जाना, ट्रेड करना भी इजी रहेगा। इससे बहुत सारी सुविधाएं जो है वो लोगों के लिए बढ़ गई थी।